नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर अनुरुता सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नारी जीवन में माँ बनना अपने में ही बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही अच्छा एहसास है और बहुत ही सुखद अनुभव होना चाहिए ये। और इसीलिए कहा जाता है कि नारी को इस समय में अपना बहुत ख्याल करना चाहिए। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके पति को और उसके परिवार के लोगों को भी उसका बेहद ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ख्याल करना चाहिए। हमारे धर्म और हमारे पुराण, हमारे शास्त्रों में मानव जीवन के लिए 16 संस्कार दिए गए हैं और उसमें जो पहला संस्कार है वो है गर्भ संस्कार। क्या है ये गर्भ संस्कार, क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, इससे क्या होता है, योग का गर्भावस्था में क्या इम्पोर्टेंस है, ये जानने के लिए हमारे आज के कार्यक्रम में हैं हमारे साथ शिखा मंकोटिया जी। उनका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शिखा जी जो हैं वो हैं एक योगा थेरेपिस्ट और साथ में गर्भ संस्कार काउंसलर और साथ में प्री एंड पोस्ट नेटल योगा थेरेपिस्ट। शिखा जो हैं वो ऊना की रहने वाली हैं और हमको आज ये बताने वाली हैं कि गर्भ संस्कार जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ धारण करने से पहले और साथ में क्यों ज़रूरी है और इससे क्या लाभ होते हैं। तो शिखा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद मैम। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आज आप जो भी जानकारी हमें देंगी वो हमारी बहनों के लिए और उनके पतियों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। तो सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं शिखा। मैम मैं हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरी बेसिक जो स्कूलिंग एजुकेशन थी वो ऊना से ही थी। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जालंधर से हुई, वो मेरी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन था। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया उसी में। और जैसा कि होता है, मतलब कंप्यूटर से आप योग में कैसे पहुंच गई, हमें ये बताइए, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे। मैम मुझे ये लगता है ये सब मीन्स हमारी प्रकृति की तरफ से निश्चित था, क्योंकि जैसे कि होता है अपनी बेसिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद हर विद्यार्थी मोस्टली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं सभी। तो मेरे साथ भी वही था, मैं स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो हर बार रिटर्न क्लियर हो जाना, इंटरव्यू फेस करना एंड देन फिर फाइनल लिस्ट में ना आना। तो कहीं ना कहीं जब आप बार बार प्रयास करते हो और यही प्रोसेस चलता है तो आप हताश हो जाते हैं जी। तो मेरे साथ वो चल रहा था और लड़की होने के नाते फिर कहीं ना कहीं वो शादी वाला भी होता है। टचवुड मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया, लेकिन होता है कहीं ना कहीं, एक प्रेशर होता है परिवार का, लड़की पे होता है। ये तो हम मानेंगे ही शिखा जी कि भारत में भारतीय नारियों पर समाज का और परिवार का एक असर जो है या प्रभाव या साथ में प्रेशर जो है वो तो रहता ही है। तो अपनी मन मर्जी की वो हर चीज़ कर सके ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उन सब से निकल कर अब आप एक योगा थेरेपिस्ट हो गई हैं, तो हमें बताएं उसके बारे में। उसके लिए मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया और शायद मैं ही मेरी फैमिली में इकलौती लड़की हूँ जिसकी शादी 30 में जाके हुई है। और जब ये सब चल रहा था तो उसी दौरान मैंने एक दिन सोचा कि चलो योग और मेडिटेशन की तरफ थोड़ा कुछ करते हैं। तो मैंने ज्वाइन करना था करने के लिए, बट जब मैंने सर्च किया तो वहाँ पे वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। मैंने उसको फिल कर दिया और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो चला, फिर उसकी काउंसलिंग हुई और एडमिशन हो गई। जब तक एडमिशन हुई तब तक भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता था। फिर मैं साइंस स्टूडेंट थी तो मेरा अनाटमी में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो जब योग में गए वहाँ एक सब्जेक्ट अनाटमी भी था और फिर स्पिरिचुअली भी थोड़े थे बचपन से ही, तो उन चीज़ों में हठयोग ग्रंथों में भी काफ़ी इंटरेस्ट आया। वहाँ से वो योगा थेरेपी की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मास्टर्स इन योग हुआ धीरे धीरे। फिर मैं, और अब आप जो हैं वो धीरे धीरे डॉक्टर शिखा मंकोटिया की तरफ जो हैं वो बढ़ रही हैं, पीएचडी कर रही हैं आप लखनऊ से, जैसा कि आप बता रही थी, और आप बहुत ही शीघ्र जो हैं वो डॉक्टरेट भी हासिल कर लेंगी। तो शिखा जी ये बताइए कि ये जो आपकी जर्नी थी इसमें आपने कहा कि आपको इंटरेस्ट, जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया योग में आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, और चूँकि स्पिरिचुअल थी और बचपन से आपने थोड़ा सा पुराणों का, आपके घर में भी शायद इसके बारे में बातचीत होती होगी, तो अपने में क्या बदलाव देखना शुरू किया आपने? मैम मतलब जब मैं योग में नहीं थी तो उससे पहले तो मतलब होता है कि
शायद कुछ पर्सनैलिटी भी होती है या कुछ भी, तो मैं खुद को जो फील करती हूँ, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत ज़्यादा हूँ तो खैर अभी भी थोड़ी, बट तब कुछ ज़्यादा थी। लेकिन योग में आने के बाद जो चीज़ें पता चलती हैं, जब आप अपने ऊपर काम करते हो, स्पेशली प्राणायाम्स करते हो, तो आप अपनी प्राणवायु को साधते हो, तो उससे कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फ़र्क आता है। और आपको जैसे कि इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करना, उन चीज़ों पे मतलब आप फोर्सफुली कंट्रोल नहीं करते, वो कंट्रोल आप में स्वतः आ जाता है। तो जो आपने कंट्रोल स्वतः सीखा है, वही कंट्रोल आप अपने जो भी क्लाइंट्स हैं या जिनकी भी आप मदद करती हैं, जिनको भी काउंसिल करती हैं, जिन महिलाओं को, तो वो उनके लिए भी काम आता होगा। जरूर। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जो कि है आज का जो हमारा विषय है, वो है गर्भावस्था में गर्भ संस्कार और योग का महत्व। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये गर्भ संस्कार है क्या, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको शायद पता ही नहीं होगा कि गर्भ संस्कार भी कोई चीज़ है या किसी चीज़ का नाम है, ये कोई एक शिक्षा है। क्या है ये गर्भ संस्कार? मैम एक्चुअली गर्भ संस्कार कोई नई चीज़ तो नहीं है, ये हमारे वैदिक काल से ही चली आ रही है। और जैसा कि अगर हम बोलें कि लोगों को पता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, या उनको अपनी सराउंडिंग से पता नहीं चला। थोड़ा वैदिक शिक्षाओं से थोड़े से दूर हो गए हैं हम लोग, इसलिए भी शायद नहीं पता वही होता। एक कारण है, जी, मेन कारण तो वही है। तो इसमें जैसे अब गर्भ संस्कार जो शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है जी। गर्भ और संस्कार जी। तो सबसे पहले तो अगर हम गर्भ की बात करें कि गर्भ क्या होता है, गर्भ वो होता है एक मेल के स्पर्म से और एक फीमेल के ओवम से, और उसमें जब एक आत्मा रूप लेती है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बीज बन के आता है, उसको हम बोलते हैं गर्भ। बिल्कुल सही। और संस्कार की अगर बात लें, तो संस्कार का मतलब है कुछ, अगर हम इंग्लिश वर्ड में जाएं तो मॉडिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, कुछ क्वालिटीज़ इनकलकेट करना। तो जब इन दोनों वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं, गर्भ संस्कार, तो है मतलब कुछ ऐसे संस्कार उस बच्चे को जो माँ के गर्भ में है, उसी दौरान वो सारे संस्कार, क्वालिटीज़ देना, उसको हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं शिखा जी कि गर्भ में ही जो बच्चा है उसको सिखाने की प्रक्रिया जो है वो गर्भ संस्कार कहलाती है? जी, उसको हम शिक्षित कर रहे हैं गर्भ में ही। ये ना सोचे कि बच्चा जब पैदा हो जाएगा तब हम उसको शिक्षित करेंगे, तो गर्भ में ही हम शिक्षित करें, वो कहलाते हैं गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार जो है वो कब से शुरू होता है? जैसा कि अभी आपने बताया सबको कि हमारे सनातन धर्म में हम वैसे तो 40 संस्कार, लेकिन उनमें से भी 16 सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और उनमें से जो किसी भी ह्यूमन का जो पहला संस्कार लाइफ का स्टार्ट होता है, वो है गर्भ संस्कार। और बाकी जो 15 संस्कार हैं, वो जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद होते हैं, है ना। लेकिन 3 हमारे पहले वाले, 13 संस्कार हमारे जन्म के बाद के हैं। लेकिन गर्भ संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो हम कोई भी जो इंसान है वो अपने लिए खुद नहीं करता, उसके माता पिता उसके लिए करते हैं। तो ये संस्कार, जैसे आपने बोला कि कब करना है, तो इसके बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मोस्टली लोग सोचते हैं कि जब हमें गर्भ धारण हो चुका है, हम 3 महीने के बाद गर्भ संस्कार शुरू करेंगे, है ना। तो लेकिन 3 महीने के बाद भी भ्रांति इसलिए है क्योंकि बच्चे का मूवमेंट जो है, हाँ जी, वो 3 महीने के बाद समझ में आना शुरू होता है। पहले 3 महीने तो पता ही नहीं लगता है, और पहले 3 महीने में ज़्यादातर महिलाओं की तबीयत भी ठीक नहीं होती, तो इसलिए उसमें वो कुछ करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट मानती हैं। जी जी। तो लेकिन जो हमारे पुराणों में और हमारे वैदिक टेक्स्ट में बताया गया है, चाहे वो चरक संहिता हो गई, तो उनमें बताया है कि हमें जब एक कपल, माता पिता जो होने वाले हैं, वो सोचते हैं कि अब हमें अपना पारिवारिक जीवन शुरू करना है, तब से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही शिखा जी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ये नहीं समझते कि गर्भ धारण करने से पहले भी उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर गर्भ संस्कार में ये भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। इसमें मैम ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे पुराणों में बताया है, जब आप एक पति पत्नी ये विचार करते हैं कि अब हमें अपना गृहस्थ आश्रम शुरू करना है, अपना परिवार आगे बढ़ाना है, तो उस समय वो दोनों अपने सभी जो भी हमारे देवी देवता हैं उनका आवाहन करके भगवान से प्रे करते हैं कि अब हम अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें एक ऐसी संतान दीजिए जो हर तरह से ओज तेज से और हमसे अच्छी हो, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो हमारा आने वाला बच्चा हो वो हमारा बेटर वर्जन हो। जी।
तो उसके लिए, और इसका जो प्रोसेस है वो 3 महीने मतलब कि 90 दिन पहले हमें शुरू करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है आयुर्वेद में कि जो हम आज चीज़ ग्रहण कर रहे हैं उसका रस बन के जो हमारे शरीर को उसका असर मिलेगा वो 90 दिन यानी में कि मिलता हम है। ये कह सकते हैं कि अगर हम आज से ये सोचते हैं कि भाई अब हमने अपना परिवार शुरू करना है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगले 2-3 महीने हमने तैयारी करनी है। उसके बाद भगवान की मर्जी है कि कब जो है बच्चा जो है वो आपके गर्भ में आएगा। क्योंकि 3 महीने पहले आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, आपको अच्छे सात्विक आहार लेने हैं, सात्विक विचार ग्रहण करने हैं। क्योंकि देखिए मैम क्या होता है कि जब हम कभी भी खेत में फसल बीजते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें उस खेत की सफाई करनी होती है, सफाई, और उसमें कुछ पोषण डालना न्यूट्रिएंट्स है, डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम डालना है, खाद सब करना है, डालते खाद हैं, डालना सब है, करते हैं। तो खेत की पूजा भी करते हैं। पूजा एग्जैक्टली है ना, जी, जो जी। मतलब पूरे उससे पारंपरिक तरीकों से जी। होती है, तो वो प्रॉपर पूजा करते हैं पहले। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब हम खेती के लिए इतना कुछ करते हैं, जो हमने अन्न धारण करना है, तो लेकिन जो हम अपने गर्भ में एक संतान पाल रहे हैं, हम उसको कैसे बिना मतलब इन चीज़ों के स्टार्ट उसका कर देते बहुत हैं। बड़ा कारण ये भी है शिखा जी, जैसा कि हमको मतलब हम लोग सबको लगता है, क्योंकि हम अपनी वैदिक परंपराओं से थोड़ा सा दूर हो गए। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब आपके जैसे लोग हैं हमारे पास, आप जैसे लोग हैं समाज में, जो फिर से ये जागृति जो है वो लेके आ रहे हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम भी तो इस जागृति को लेके ही आएगा ना। तो आपने जैसे कहा कि हम अगर जब सोचता है कोई युवा जोड़ा, तो उसको हर चीज़ सात्विक करनी शुरू कर देनी चाहिए। मांस, मदिरा, स्मोकिंग, किसी भी तरह के नशे से और किसी भी तरह के ख़राब विचारों से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए, और जैसा कि आप कह रही थी कि चैंटिंग शुरू कर देनी चाहिए, और अच्छे अच्छे मंत्र सुनना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें और एक अच्छे गर्भ के लिए तैयार रहें। क्योंकि मैम ऐसा है ना, क्योंकि पहले तो आज से 10-20 साल पहले होता था कि ये जो हम बात कर रहे हैं मांस, मदिरा, इनका सेवन सिर्फ पुरुष लोगों में ही ज़्यादा था। हाँ। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़े हैं, तो जैसे कॉर्पोरेट कल्चर आया है हमारे साथ, तो उसमें क्या हुआ कि हमारी फीमेल्स भी इन चीज़ों में इंगेज हो चुकी हैं। तो क्या रहता है, अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा कि अगर गर्भ सपोज कि उस फीमेल को नहीं पता है उसे कंसीव हो चुका है, और वो उस टाइम में भी मदिरा, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब उसके साथ चल रहा है, तो उस बच्चे को, जो उस गर्भ में बच्चा है, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि उस आने वाली संतान के लिए बहुत ही मतलब हम कहें कि डेंजरस हैं। वो एक हेल्दी बेबी नहीं होगा, मतलब आवांशिक बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, और वो सोसाइटी के लिए भी मतलब अगर हम बोलें एक अच्छा आगे जाके बेटर फ्यूचर नहीं बना पाएगा। क्योंकि समाज में भी तो हमें एक हेल्दी नागरिक ही चाहिए ना। जी मैम। अच्छे बच्चे चाहिए, जो बच्चे अच्छे बढ़कर अच्छे नागरिक हो, अच्छे नागरिक, उनकी मानसिकता अच्छी होगी तभी वो अच्छे नागरिक होंगे। जी मैम। तो शिखा जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो भी हमारे कपल जो हैं, नए जो हैं, वो बच्चा अगर चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले से 2-3 महीने पहले से योग संस्कार, ये कहते हैं गर्भ संस्कार जो है वो शुरू करें, साथ में योगा शुरू करें, प्राणायाम करें, और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो उनका रोज़ का रूटीन है उसको सही करें, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो रात को जगती है और सुबह सोती है, तो उसको भी सुधारें। और ये समझें कि अगर आप किसी को इस दुनिया में लाना चाह रहे हैं तो वो एक तप है, तपस्या है, और उसको पूरी श्रद्धा के साथ आप उसको निभाएं। तो ये तो बात हुई हमारे पहले की कि जैसे ये गर्भ धारण करने से पहले। तो एक दफ़े अगर गर्भ धारण हो गया तो उसके बाद गर्भ संस्कार में क्या क्या करना होता है? जी मैम, अभी आपकी बात से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया, जो मुझे लगता है दर्शकों को बता देना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है ना, हमारी यंग जनरेशन इन पॉइंट से बिल्कुल हट चुकी है। थोड़ी सी तो हट गई है क्योंकि मैम एक वैदिक पौराणिक कथा है कि हमें ना, वैसे जो हमारे पुराणों में लिखा गया है कि अगर हम कभी भी बच्चा कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं कि हमें गर्भ धारण करना है, तो कभी भी उस पुरुष और स्त्री को दिन में संसर्ग नहीं करना है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जैसे हम बोलें कि दैत्य कैसे पैदा हुए थे, तो जो दो मतलब ऋषिकाएं थी, अदिति और दिति। तो जो दिति जी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से जिद करी थी कि दिन में उन लोगों ने संसर्ग किया, और जो उनसे संतान पैदा हुई वो दैत्य पैदा हुए।
तो इसलिए हमें ये वाली चीज़ें भी अभी के टाइम में हम दैत्य तो नहीं बोल सकते, लेकिन उस बच्चे की प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी जी। और फिर अगर प्रवृत्ति वैसी हुई तो वो कुछ कार्य भी उसी तरह के नेगेटिव कार्य। तो हम शिखा जी ये कह सकते हैं अपने दर्शकों से कि जो भी हमारे युवा कपल हैं और जिनको इसमें इंटरेस्ट आए, क्योंकि ये ऐसी गर्भ संस्कार के जो रिचुअल्स हैं, इसमें अगर आपने मान्यता नहीं रखी या आपने का विश्वास नहीं है तो आप इसको फॉलो नहीं कर सकते जी। तो हम यही कहेंगे कि इसके बारे में इंटरनेट पर भी काफ़ी जानकारी होगी, आई एम श्योर जी मैम। तो आप उसको ज़रूर पढ़ें और देखें। और अगर आप कन्विंस होना चाहते हैं तो हमारे वेद पुराण में बहुत सारी कहानियां हैं, हमारे युद्ध उसकी क्या कहते हैं, अभिमन्यु की कहानी, अष्टावक्र जी हैं, हाँ। भक्त प्रहलाद हैं जी। तो इन सबको वैसा एनवायरनमेंट मिला था इनके गर्भ में ही, हाँ। इसीलिए ये लोग वैसे हुए। भक्त प्रहलाद को तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो तो दैत्य कुल के थे और इतने ज्यादा प्रभावी हुए। और मैम अगर उनकी कहानी दर्शकों के साथ मैं छोटी सी शेयर करूं, जी बिल्कुल। क्योंकि जो उनकी माता केयाधु थी वो दैत्य कुल से तो थी क्योंकि वो हिरण्यकश्यप की वाइफ थी। तो जब हिरण्यकश्यप का बड़ा ब्रदर की डेथ हुई हिरण्याक्ष की, तो उसने कसम खाई कि मैं मतलब इनको देवताओं को ख़त्म करूँगा। तो क्या हुआ कि नारद जी को पता था कि केयाधु प्रेग्नेंट है, तो वो उनको लेके जा रहे थे। तो देवराज इंद्र आए, वो कहते कि आप ऐसे कैसे, मतलब दुश्मन की वाइफ है, आप इसको लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये शत्रु का बच्चा मैं तो नहीं इस दुनिया में आने दूंगा, ये तो दैत्य कुल का वंशज है। तो उनको देवऋषि नारद ने ये बोला था कि देखिए, पहली बात तो ये बच्चा वैसा नहीं बनेगा, दूसरा कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी पे हाथ उठाना हमारे कल्चर में नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो इसकी संतान होगी वो दैत्य विचारों वाली नहीं होगी, क्योंकि मैं उनके विचारों को प्रभावित करूंगा। जी। तो देवऋषि नारद उनको केयाधु जी को अपने आश्रम ले गए थे और जितना उनका प्रेगनेंसी का टाइम था, क्योंकि उनको तो वैसा एनवायरनमेंट पहले कभी देखा नहीं था उन्होंने, तो देवऋषि की नारद जी के सानिध्य में रह के उन्होंने वहीं उनसे वेद सुने, सारे के सारे जितने भी उपनिषद थे, वहाँ पूरे दिन मंत्र चैंटिंग्स हो रही थी। तो आगे तो मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि प्रहलाद की कहानी तो सबको पता है कि प्रहलाद जी क्या हुए और वो कितने मतलब भगवान को कितने प्रिय हुए। नहीं देखिए शिखा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब की चाह यही होती है कि जैसा आपने कहा कि हमारा आने वाला वंशज जो है वो हमसे बेहतर हो, देखने में भी, मानसिकता में भी और बुद्धि में भी जी। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि जैसा कि आप बता रही थी अभी कि 80% ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो प्रेगनेंसी में ही हो जाता है। कुछ ऐसा बता रही थी आप, बताएं प्लीज हमारे दर्शकों को। क्योंकि मैम कई लोगों को लगता है कि शायद बच्चे का ब्रेन बनना 5th मंथ के बाद या 3rd मंथ के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है कि जब आपने कंसीव किया है, और मोस्टली तो हमें कंसेप्शन का पता कब चलता है फीमेल्स को कि 1 महीने बाद, मोस्टली तो 1 महीने के बाद ही पता चलता है, जब आपका कुछ मंथली साइकिल स्किप हुआ तभी आप चेकअप वगैरह करवाते हैं। लेकिन जो बच्चे की न्यूरल प्लेट है जिससे उसकी फिर न्यूरल ट्यूब बनेगी और फिर उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बननी स्टार्ट होती है, वो कंसेप्शन के 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमें बहुत ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि अगर आप अपने होने वाले बच्चे का ब्रेन जो है वो बहुत विकसित चाहते हैं तो गर्भावस्था में ही आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप जितना उसको सिखा सकें उतना सिखा दें। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि गर्भावस्था में बच्चा जो है वो सुन भी सकता है, महसूस कर सकता है और देख भी सकता है। तो इसीलिए माताओं को और माताओं के साथ साथ पिताओं को और पूरे परिवार को होने वाली माँ का बहुत ख्याल करना चाहिए और हो सके तो गर्भ संस्कार और योग को अपने जीवन में ढालना चाहिए। तो अब करना क्या क्या है ये तो बताइए। मैम सबसे पहले तो जैसे अगर हम कहें इसको हम 3 हिस्सों में बांटें कि भाई 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के, फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड 3 मंथ्स एंड द लास्ट 3 मंथ्स। और एक होता है फिजिकल वेलबींग, एक होता है मेंटल वेलबींग और एक होता है डाइट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिजिकल और पहले इन तीनों की बात करते हैं। मैम जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली फीमेल्स का क्या रहता है कि वो जैसे ही कंसीव होता है तो हमारे हार्मोन्स अप एंड डाउन बहुत शूट अप करते हैं। हाँ जी। और जिनकी प्रेगनेंसी हुई है सबने फील भी किया है कि मूड स्विंग्स हैं, मॉर्निंग डिजीनेस है, वो मचमचियाँ या मतलब वॉमिट का कच कच सब कुछ ही होता है, बहुत कुछ होता है जी ना। तो जो लोग निकल चुके हैं दे कैन अंडरस्टैंड। तो फिर क्या रहता है कि उन चीज़ों में वो फिजिकली अपने आप को अच्छा फील नहीं करती है।
और मूड स्विंग्स हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा, इमोशनली भी अच्छा नहीं फील कर रही है। तो फिजिकल लेवल पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे गर्भ अच्छे से अंदर टिका नहीं है, अभी उसको स्थापित होने में टाइम लगेगा, तो उस केस में ज़्यादा नहीं, आप जॉइंट नॉर्मल हमारे योग में वार्म अप्स हैं, वार्म अप कहना वो नहीं कि बॉडी वार्म करना, नॉर्मली आपको जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप नेक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जॉइंट्स में हैंड्स की रोटेशन कर सकते हैं, शोल्डर यानी कि रोटेशन, बिस्तर पे और पलंग पे और कुर्सी पे बैठ जो आप सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे हाथ की रोटेशन होती है, नेक रोटेशन होती है, लेग्स की रोटेशन होती है, बैठ के करें आराम से। और अगर चल फिर भी रहे हैं तो थोड़ी बहुत आप अपना वॉक कर सकते हैं, रनिंग ना करें, वॉक कर सकते हैं। अपनी बॉडी को सुनना है ध्यान में रख के कि आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो जॉइंट लूजनिंग करनी है, सो दैट कि आपकी बॉडी मूवमेंट में रहेगी, तो वो चीजें जैसे एसिड रिफ्लेक्स बहुत होता है उस टाइम में, तो वो चीजें कंट्रोल में रहती हैं फिजिकल तौर पे। अब अगर हमारे मेंटल वेलबींग पे, तो उसमें हमें प्राणायाम करने हैं। अब क्योंकि उस टाइम में तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं होती, तो हम रेफ़र करते हैं कि आप प्राणायाम को लेट के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेयर पे बैठ जाएं, अच्छा फील कर रही हैं तो चेयर पे बैठें। अगर कई मेरी क्लाइंट्स होती हैं वो नीचे बैठ के भी प्रेफर कर लेती हैं, तो पूरे का पूरा कि सामने वाली जो हमारी फीमेल है उसको कैसे कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो प्राणायाम करेंगी, मतलब लेकिन करना जरूर है, नाड़ी शोधन करें, अनुलोम विलोम करें नॉर्मल, आपको कोई भी हार्ड जैसे भस्त्रिका, कपालभाति ये सब नहीं करना है। ओम का उच्चारण ओम उच्चारण बेस्ट है बहुत, मतलब ओम का तो इतना इफेक्ट है, 51 दफा जितना आप कर सको, नॉर्मल गायत्री मंत्र का चैंट करें, और आप सबसे अच्छा आप गर्भ चालीसा का पाठ करें, वो आपको इतना मींस पॉजिटिव इफेक्ट देगा, आपको फील होगा कि कैसे आपका बेबी। और ये सारी चीजें जो है वो यूट्यूब पे बहुत आराम से अवेलेबल है। गर्भ चालीसा आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि गर्भ चालीसा एक चालीसा है जिसको गर्भ चालीसा कहा जाता है। उसका तो उसको कहते हैं कि पूरे 9 महीने तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें पूरी जर्नी बताई है कि कैसे 9 महीने बच्चा एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी शिखा जी यहाँ की, होने वाली सारी मदर्स को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप अकेली नहीं हैं जो इस प्रक्रिया से गुजर रही हैं। ये संसार की सबसे नेचुरल प्रक्रिया है, और अगर थोड़ी सी पहले ट्राइमेस्टर में तबीयत नहीं ठीक लग रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ज़्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। इसको भी एंजॉय करें, ये भी एक समय है, एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आना है लाइफ में। और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव एंड खुश रहना। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसमें थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाती है, उसमें क्या करना है? थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की डाइट का जो आप बोल रहे थे, डाइट में मैम ऐसा है कि आपको सारी हल्की डाइट लेनी है, और इसमें रहेगा कि आप कुछ भी गर्म तासीर की चीज़ें ना खाएं। नहीं तो जैसे अब ये हुआ तो हम ये कहें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड में जो आपने अभी बात कही वो ही ठीक है कि आपने एक्सरसाइज करना है, अच्छे से अच्छी चीज़ों को सुनना है, खाना भी पौष्टिक है, और सुनने में मतलब अब बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए क्या करना चाहिए? मैम उसके लिए आप म्यूज़िक थेरेपी में जा सकते हैं, ओम चैंटिंग्स में जाएं, जैसे अभी हमने मंत्रास की बात तो कर ही ली है, फिर हम योग निद्रा में जा सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसा रहता है कि स्लीपिंग एपनिया हो जाता है, मदर्स अच्छे से सो नहीं पाती हैं, तो उसमें वो करें। शिखा जी अगर हम इसको कहें शॉर्ट में कहना चाहें तो म्यूजिक थेरेपी, नींद वाली थेरेपी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्हाट्सएप, इस पे यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप गर्भ संस्कार डालेंगे तो उससे सारा रिलेटेड जो है वो आ जाएगा। बट हम अपने प्रोग्राम में ये एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर महिलाओं को टेंशन हो रहा है, चाहे वो काम का टेंशन हो, चाहे ससुराल का टेंशन हो, चाहे तबीयत का टेंशन हो, चाहे पति का टेंशन हो, या अपने अगर एक बड़ा बच्चा है उसका टेंशन हो, तो कैसे अपने इस टेंशन को कम करें? क्योंकि गर्भ संस्कार में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टेंशन को किस तरह से कम किया जाए। मैम जैसा कि हम तो अभी भी बात कर ही रहे हैं कि पॉजिटिव रहना है, और दूसरा क्या है कि वो बच्चा जो जिसको आप जन्म देने वाली हैं वो सबसे पहले होल एंड सोल आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर कल को भगवान ना करे उस बच्चे में कोई फिजिकल या मेंटल कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है तो सबसे ज़्यादा हर्ट कौन होगा? उसकी माँ, क्योंकि एक माँ से ज़्यादा प्यार बच्चे को कोई नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली, उसके फादर, वो सब बाद में उससे अटैच होते हैं, एक माँ का उससे रिश्ता पहले दिन से जुड़ जाता है। यानी कि माँ को ही अपने मस्तिष्क, अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, और
खुश रहना है और अपनी सोच को एकदम पॉजिटिव रखना है, और सिर्फ अपने और अपने बच्चे के ऊपर ही ध्यान देना है, उस 9 महीने में वो सब कुछ भूल जाए। तो शिखा जी, अगर मैं ये कहूँ कि आप हमारी जो बहनें हैं जो या तो इस वक्त गर्भवती हैं या फ्यूचर में होने वाली हैं, उनको अगर आपने एक चीज़ कहनी है तो आप क्या कहेंगे उनसे? स्टे हैप्पी एंड प्लीज़ एंजॉय दिस योर मदरहुड जर्नी, क्योंकि ये समय ज़िंदगी में दोबारा नहीं आना है, तो इसको एंजॉय करें पूरी तरह से और हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। और हर एक्सपीरियंस को ये सोचें कि वाह क्या बढ़िया एक्सपीरियंस है ये, तो क्योंकि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है जी। तो ये आज आपने जो हमें जानकारी दी है और जो गर्भ संस्कार के बारे में बताया है, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है और हमारे दर्शकों ने इससे बहुत लाभान्वित होंगे। और आई एम श्योर इस यूट्यूब पे जाकर इसको ज़रूर से सर्च करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे और इसके बारे में और भी अधिक जानेंगे। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।